प्रिय छात्रों, आज ज्योग्राफी के क्लास में हम लोग भारत के सिंचाई से संबंधित मुद्दे इरिगेशंस ऑफ इंडिया पर डिस्कस करने जा रहे हैं और उससे जुड़ा हुआ एक विषय है बहुउद्देशीय परियोजना। तो कुछ परियोजनाओं का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इरिगेशन है क्या, सिंचाई क्या है। तो हम समझते हैं कि आप लोग भी ये समझते होंगे कि सिंचाई क्या है, लेकिन एक अध्ययन के दृष्टिकोण से शास्त्र में या पुस्तकों में किताब का किस प्रकार से वर्णन सिंचाई का किस प्रकार से वर्णन किया गया है, ये जानना हम लोग के लिए जरूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं इस बिंदु से कि सिंचाई क्या है। व्हाट इज इरिगेशन? तो ये जो सवाल है कि सिंचाई क्या है, तो इसका जवाब इस ढंग से दिया जा सकता है कि भूमि को कृत्रिम रूप से जलापूर्ति करना ठीक है, ताकि कृषि की नियमितता प्लस उत्पादकता ये दो चीजें बनी रहे। ठीक है ना। तो ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है, इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम लोग सिंचाई या इरिगेशन बोलते हैं। ये एकदम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस है और इसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई है। पढ़ा लिखा हुआ आदमी से अगर बात कीजिएगा तो वो इसी ढंग से जवाब देगा और आपको भी इसी ढंग से समझना है। अगर इस चीज को समझ लेंगे आप, इस डायग्राम को, तो आप अपने अंदाज में किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अगर ये कहा जाए कि सिंचाई क्या है, इरिगेशन क्या है, तो ठेठ भाषा में, गंवई भाषा में आप कहेंगे कि क्या है, खेत में पानी पटाने को सिंचाई बोलते हैं। आप नहीं जानते हैं? तो चलिए, ये आपका कहना भी सही है, गलत नहीं है। उसके अंदर भी बहुत सारी बातें निहित है अपने आप में। और गांव देहात में इस ढंग से बात करना जो है, एक तथ्य का सामान्यीकरण करना कहलाता है। लेकिन आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आप एक तकनीकी व्यक्ति हैं शिक्षा के। और तकनीकी व्यक्ति किसी क्षेत्र का रहता है तो वो अपनी बात तकनीक के तहत कहता है, टेक्निक के तहत कहता है। तो आप जो कहेंगे कि सिंचाई क्या है, तो इसमें सबसे पहला बात कि कृत्रिम रूप से अगर जलापूर्ति करते हैं, अगर नेचुरली जलापूर्ति होती है, प्राकृतिक रूप से खेतों को जल मिलता है, तो वो सिंचाई नहीं कहलाएगी। यहां पर एक चीज क्लियर हुआ। अगर मनुष्य कृत्रिम रूप से जल की आपूर्ति करता है, किसको? भूमि को। किस लिए करता है? अब करता है तो किस लिए करता है, एक सवाल आता है। तो इसलिए करता है ताकि कृषि में नियमितता, रेगुलरिटी, कृषि की नियमितता, कृषि की एग्रीकल्चर रेगुलरिटी का मतलब क्या है कि जिस समय में और जिस सीजन में जो पौधा बोने का समय है वो बो दिया जाए, ये कहलाता है रेगुलेटरी ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि की नियमितता कहलाती है।
और साथ ही साथ कृषि आप कर रहे हैं, उत्पादकता भी उससे प्राप्त हो, यह नहीं कि कोई प्रोडक्शंस नहीं हो। तो इन दो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कि हमें कृषि रेगुलर हो और उससे उत्पादकता मिले, हम जल की आपूर्ति करते हैं। तो ये तीन प्रोसेस जो होता है, यानी कृत्रिम रूप से जल की आपूर्ति, ताकि जो है वो कृषि की नियमितता बनी रहे और उससे उत्पादकता प्राप्त होता रहे। तो ये सम्मिलित प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम लोग सिंचाई या इरिगेशन बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए, इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा मुद्दा है जो आपको जानना है कि हमारे देश में, यानी भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों? Why irrigation is necessary in India? ठीक है, तो इसके लिए कुछ फैक्ट्स आपको देखने होंगे कि क्यों हमारे यहाँ इरिगेशन जरूरी है। उसमें सबसे पहला है मॉनसून की अनियमितता। हम सबको एक्सप्लेन करते हैं, आपको घबराइए नहीं। मॉनसून की अनियमितता, ये फर्स्ट फैक्टर है इरिगेशन के लिए। दूसरा है वर्षा की अनियमितता। तीसरा है वर्षा का असमान वितरण। चौथा है मानसून विभंगता। यहां पर विभंगता का मतलब हुआ टू टर्न। उसके बाद है वर्षा ऋतु की सीमित अवधि। उसके बाद है वर्षा का मूसलाधार स्वरूप। तो ये कुल 6 बिंदु हैं और इन 6 बिंदुओं के कारण हमारे देश में सिंचाई आवश्यक है। क्लियर? ये 6 आधार है, या कह लीजिए 6 कारक है, 6 कारण है जिनके कारण भारत में सिंचाई की अनिवार्यता हो जाती है या आवश्यकता हो जाती है, या सिंचाई काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, ये जो टॉपिक है जो हम सेकंड फेज में पढ़ रहे हैं, ये पूरा मेंस का टॉपिक है। सिविल सर्विस में ये सब क्वेश्चंस बराबर पूछा जाता है। ये एक बहुत लंबा टॉपिक है। इसको समय बचाने के लिए हम लोग जिस ढंग से पढ़ रहे हैं उसमें आपसे अपेक्षा ये है कि जो लेक्चर्स दे रहे हैं हम, उसमें जो डेटा देंगे उस डेटा को इसमें पुट करते हुए लिखते चले जाइएगा। एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास समय कम रहेगा, तो जो ग्रुप में आपको स्पेसिमेन आंसर हमने भेजा है जीएस का, आपको उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस का लिखने का स्टाइल आप देखिएगा।
कि क्या करेगा, ये 6 का डायग्राम बना देगा। चाहे गोल करके डायग्राम बनाइए, चौकोर डायग्राम बनाइए, और उसके बाद उस डायग्राम के आधार पर जो है वो एक्सप्लेनेशन करता चला जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन में भी गौर कीजिए मुन्ना भाई, कि जहां पर उसको डेटा देना होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर कि पूर्वोत्तर भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, पश्चिम बंगाल और बिहार का पूर्वी भाग में 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, बिहार में 150 सेंटीमीटर बारिश होती है, उत्तर प्रदेश में 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 50 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो ये जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं, टेक्निक सीखिए। तो यहां पर सेंटेंस नहीं लिखाएगा, यहां पर स्टेट और वर्षा की मात्रा। तो इस ढंग से आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि सेंटेंस लिखेंगे तो पढ़ने में भी बोझिल हो जाएगा, समय भी आपका ज्यादा लगेगा। और यदि आप डेटा इस ढंग से लिख करके सिर्फ एक सेंटेंस लिख देते हैं कि इस प्रकार से असमान वर्षा का वितरण सिंचाई को अनिवार्य बनाता है, आपका आंसर स्क्रिप्ट दूसरों से बहुत प्रभावशाली माना जाएगा। जो मार्क्स दिया बीपीएससी ने जिस कॉपी पे, उस कॉपी के आधार पर हम बात कर रहे हैं, सबूत के आधार पे, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से आपको बोल रहे हैं। और उस तरह का आरटीआई से जिसने भी निकाला है, आपको शेयर किया है, उसको बार बार देखिए कि कैसे आंसर स्क्रिप्ट लिखाता है और कैसे अधिक नंबर उठाया जाता है। तो उसमें ये सब विवरण जो होगा, कैसे कैसे कहां पर भराया जाएगा, वो आप देखिए। अनिवार्य क्यों है सिंचाई? तो पहला हमने कारण लिखा है मॉनसून की अनियमितता, इररेगुलरिटीज ऑफ मॉनसून। अब इसको कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा कि भारत एक मॉनसून प्रभावी क्षेत्र है, जहां कृषि पूरा मॉनसून पे निर्भर करता है। जिस वर्ष मॉनसून अच्छा आता है उस वर्ष हमारे देश में कृषि अच्छी होती है, जिस वर्ष मॉनसून खराब रहता है उस वर्ष हमारे देश में कृषि अच्छी नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का कृषि जो है वो मॉनसून के साथ जुआ है, गैम्बलिंग विथ मॉनसून है। अब ये मॉनसून की अनियमितता के बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिएगा, क्यों मॉनसून अनियमित है। तो इसके लिए जो है एल नीनो इफेक्ट जो है उत्तरदायी है। पढ़ चुके हैं पहले कि हर 5 साल 7 साल के अंतराल पर हमारे यहाँ एल नीनो का प्रभाव पड़ता है। एल नीनो एक वायु राशि है, एक जल राशि है जो उत्पन्न होती है कहाँ? तो साहब चिली में। और जिस वर्ष एल नीनो चिली में उत्पन्न होता है उस वर्ष मॉनसून भारत में नहीं आता है, बल्कि अमेरिकी कॉन्टिनेंट में जाकर तिर बारिश करती है। तो उस वर्ष भारत में सुखाड़ पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में जब मॉनसून अनियमित होता है तो हमारे लिए विकल्प क्या बनता है? इरिगेशन, सिंचाई। कि अगर मॉनसून की बारिश नहीं होगी तो अगर सिंचाई की सुविधा हम विकसित किए हुए हैं तो हमारे यहाँ फसल पैदा उस साल होगा जिस साल मॉनसून नहीं आएगा। बस टू दी पॉइंट इतना ही लिखना है इसमें, ठीक है। अब दूसरा ये वर्षा की अनियमितता, ये तो हो गया मॉनसून की अनियमितता, मॉनसून आया ही नहीं। लेकिन दूसरा हुआ कि मॉनसून आया लेकिन वो मॉनसून अनियमित रूप से आया। व्हाट डू यू मीन बाय इरेगुलरिटीज ऑफ रेन? वर्षा की अनियमितता का क्या तात्पर्य है? तो वर्षा का अनियमितता का तात्पर्य यह है कि भारत में मॉनसून के वर्षा का समय निर्धारित है और उसी अनुरूप हर क्षेत्र में जो है फसल निर्धारित है और वही फसल बोए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे यहाँ केरल के तट पर
या पश्चिमी तट पे जो है वो मानसून अप्रैल में ही पहुंच जाता है और उसको मानसून पूर्व वर्षा बोलते हैं। उस समय वहां का जो आम की खेती होती है या फिर कॉफी की खेती होती है तो उसके लिए वो बहुत लाभदायक होता है, इसलिए उसको हम लोग मैंगो शावर या चेरी ब्लॉसम बोलते हैं उस बारिश को। और हमारे यहाँ वही मानसून जो है वो 1 जून को टकराती है आपको अराकान की पहाड़ी पर और मसीन राम में घनघोर बारिश करती है और फिर पश्चिम की तरफ मुड़ते हुए 15 जून को बिहार में आती है। तो ये मानसून से होने वाले वर्षा की तिथि है। लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि साहब अप्रैल में नहीं आया वहां केरल के तट पर, 15 जून को बिहार में नहीं आया। तो अब नहीं आया तो इसका अर्थ क्या होगा कि बिहार में या यूपी में या बंगाल में इस समय 15 जून को अगर चला आता तो उसके बाद खेतों में बिछड़ा बोया जाता धान का, तो वो नहीं बोएगा तो फिर खेती लेट हो जाएगा। अब 15 दिन बाद वर्षा होगी तो 15 दिन बाद लोग अपना बिछड़ा बोएंगे। अगर और लेट हो जाएगा तब फिर फसल ही चौपट हो जाएगा, नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में यदि सिंचाई की सुविधा होगी तो 15 जून को अगर बिहार में वर्षा नहीं भी हुई तो लोग सिंचाई के माध्यम से बिछड़ा बो देंगे और उसके बाद जो है जब वर्षा होगी तो फिर उसका उपयोग धान के फसल के लिए किया जाए। तो वर्षा की भी अनियमितता जो हो रही है उसके कारण भी सिंचाई अनिवार्य है। इस ढंग से टू दी पॉइंट टॉपिक वाइज लिखिएगा। इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ दिमाग में आप सजा लीजिए। लेक्चर जो हो रहा है उसको बढ़िया से सुन लीजिए, हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। हाँ, डेटा आपको याद करना पड़ेगा। अब तीसरा है कि वर्षा का असमान वितरण। तो ठीक है, वर्षा हो रहा है लेकिन यह वर्षा सभी जगह समान नहीं है। असम में यह 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश कर रही है, पश्चिमी घाट में सह्याद्री पर्वत में 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश करती है। लेकिन जब बंगाल से या असम से ये वर्षा पश्चिम की ओर बढ़ने लगती है तो फिर 200 सेंटीमीटर हो जाती है, 200 से 150 हो जाती है, 150 से 100 हो जाती है, 100 से 50 हो जाती है पंजाब पहुंचते पहुंचते। अब ऐसी परिस्थिति में जो हमारा ये जून वाला महीना है इसमें चावल पैदा करने का खरीफ फसल का समय है और खरीफ फसल के लिए अच्छे जल की आवश्यकता होगी। तो जहां 150 तक वर्षा हो रही है वहां तक तो चलिए ठीक है, चावल हो जाएगा। लेकिन जहां 150 से कम हो रहा है बारिश वहां इरिगेशन की आवश्यकता पड़ेगी। पंजाब में पहले जो है चावल नहीं उत्पन्न किया जाता। क्यों? क्योंकि वहां 50 सेंटीमीटर ही बारिश होती थी और 50 सेंटीमीटर जहां वर्षा होगी वहां चावल की खेती नहीं की जा सकती है। लेकिन अब पंजाब में चावल की खेती होती है उस सीजन में। क्यों? क्योंकि नहरों के माध्यम से जो सिंचाई की सुविधा वहां उपलब्ध है तो उससे जो है पंजाब में चावल की खेती किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो असमान वर्षा का वितरण है तो उसको उसकी पूर्ति सिंचाई के माध्यम से ही की जा सकती है। तो इसमें भी वैसे ही डेटा बना करके लिख दीजिएगा। अब आ जाइए मानसून विभंग या मानसून का टूटन। तो मानसून विभंग या मानसून का टूटन का अर्थ यह हुआ कि प्रति वर्ष मानसून यहां नहीं आती है। हर 3-4 साल के बाद एक आध साल अवसर ऐसा आता है इसे मानसून आएगा ही नहीं, ये बहुत कमजोर रहेगा। और उसके लिए एक एल नीनो तो प्रभाव है ही है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है चक्रवात, साइक्लोन। जिस समय मानसून आने को है अगर उसी समय चक्रवात उठ गया तो फिर मानसून को कमजोर कर देता है, बारिश उतनी नहीं हो पाती है।
और साइक्लोन की वजह से पूर्व में ही बारिश बहुत तेज हो जाती है, जिसके वजह से बहुत धन और जन का हानि होता है। और इस वजह से जिस साल चक्रवात आता है उस साल हर तरीके से जल की अनुपलब्धता के कारण भी, और जो जल पूर्व में ज्यादा उपलब्ध हो गया था उससे बने हुए हानियों को पूर्ति करने के कारण भी उस साल फसल नहीं होता है। तो जब मानसून विभंग हो, मानसून का टूटन जिस वर्ष हो, उस वर्ष भी जो है वो एग्रीकल्चर के लिए सिंचाई काफी ठीक है। अब देखिए कि वर्षा ऋतु की सीमित अवधि, हमारे यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो भूमि है, उस भूमि की विशेषता यह है कि उसकी मिट्टी में सालों भर फसल पैदा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ निश्चित समय के लिए हो सकता है, लेकिन कोई भी फसल पैदा हो, उस फसल को पैदा करने के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है, ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है, और आर्द्रता के लिए जल की आवश्यकता होती है। और हमारे यहाँ जल वर्षा से प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी परिस्थिति में जब हमारे भूमि के पास वर्ष भर अन्न उपजाने की सलाहियत है और वर्ष भर वर्षा नहीं होती है, सिर्फ वर्षा सीमित अवधि तक होती है, वो सीमित अवधि क्या है तो इसका वर्णन कीजिए। सबसे पहले मानसून केरला और तमिलनाडु में आता है, तो वहां अप्रैल में मानसून आ गया, लास्ट अप्रैल से या मध्य अप्रैल से। उसके बाद वहां से वो मानसून चला तो 15 जून को पहुंचा कहां, बिहार में, सॉरी हाँ ठीक है 15 जून, और 30 जून तक पहुंचा जो है वो कहां, पंजाब में। और पंजाब में जो है वो 15 जुलाई से ही वापस होना शुरू हो गया। तो पंजाब में मानसून की अवधि कितने दिन रही, 1 महीना, और उसी ढंग से फिर वापस बिहार तक आइए तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, 1.25 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, और इस ढंग से जब तमिलनाडु में फिर वापस पहुंचिएगा तो वहां 6 महीना, 8 महीना हो जाएगा मानसून की अवधि। तो कहने का अर्थ यह है कि भारत के सारे भौगोलिक क्षेत्र में मानसून की अवधि एक समान नहीं है, वर्षा की अवधि एक समान नहीं है, जबकि फसल जो है हर वर्ष के हर महीने में हो सकती है। तो ये कब होगी? तभी न होगी जब वर्षा भाव के समयों में हम कृत्रिम रूप से जल की आपूर्ति करें। तो कृत्रिम रूप से जब जल की आपूर्ति करेंगे तो उसी को तो सिंचाई कहा जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वर्षा की सीमित अवधि भी जो है वो हमारे लिए अनिवार्य बना देता है कि साहब सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और सबसे लास्ट है कि मूसलाधार वर्षा का स्वरूप। कुछ इलाका हमारे पास ऐसा है जैसे मसीन राम हो गया या चेरापूंजी हो गया, यहां बारिश घनघोर होती है, मूसलाधार होती है। अब उससे 2 प्रभाव पड़ते हैं नकारात्मक। एक कि जहां पर हो रही है, जिस जगह पर मूसलाधार, वहां पर की भूमि को पूरा अनुर्वर कर देगा, सब भूमि का ऊपरी लेयर जो उपजाऊ होता है उसको बहा देगा। और दूसरा कि जिधर बहाएगा उधर बाढ़ की स्थिति ला देगा। तो मूसलाधार बारिश की समस्या का समाधान यह है, पहला कि वहां जो है वो वृक्ष ज्यादा लगाए जाए ताकि मूसलाधार बारिश का प्रभाव डायरेक्ट जमीन पर नहीं पड़े। और दूसरा कि जो जल राशि अधिक मात्रा में वहां से निकल रही है उसके निकासी का उन स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास किया जाए जिन स्थानों पे उस समय जलाभाव हो। तो ऐसा अगर कोई मैकेनिज्म नहरों के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से करने में हम सफल होंगे तो फिर मूसलाधार बारिश के स्वरूप को हम नियंत्रित कर सकते हैं।
तो यहां पर भी आप देखिए कि मूसलाधार बारिश को अगर नियंत्रित करना है तो उसके जल को सिंचाई के लिए उपयुक्त बनाने के लिए अगर कहीं पर जाके स्टोरेज कर रहे हैं या सूखे जगहों पे पहुंचा रहे हैं तो वो भी तो सिंचाई ही हुई, इसका उपयोग हो गया। तो मूसलाधार बारिश को भी अगर नियंत्रित करना है तो वो नियंत्रण सिंचाई साधनों के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन 6 आधारों पर कहा जा सकता है कि भारत में इरिगेशन की सिंचाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्लियर? यस सर। अब देखिए एक दूसरा टॉपिक हम इसमें शामिल करना चाहते हैं और वो टॉपिक है कि सिंचाई परियोजना। क्या चीज? सिंचाई परियोजना। सिंचाई तो देखिए साहब, हमारे यहां सिंचाई के कुल 3 परियोजनाएं चलती हैं। कितना? ये सब ऑब्जेक्टिवली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में भी ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी मैचिंग के लिए दे सकता है, तो इसको भी बढ़िया से समझिए। उसमें पहला को हम लोग बोलते हैं लघु सिंचाई परियोजना। क्या बोलते हैं? लघु सिंचाई परियोजना। तो इस किसको बोलेंगे? तो 2000 हेक्टेयर से 2000 हेक्टेयर से कम भूमि को अगर सिंचित करना है, समझ गए, तो उसको हम लोग लघु सिंचाई परियोजना बोलेंगे। ठीक है? और इसमें जो साधन इस्तेमाल करेंगे लघु सिंचाई में, वो किस किस चीज को? तो कुआं, नलकूप, तालाब, तालाब आदि, ये सब साधन हो जाएंगे। दूसरा हो जाएगा मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना, इसमें जो होगा वो 2000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर तक अगर भूमि को सिंचित करने की परियोजना है तो उसको हम लोग बोलेंगे मध्यम सिंचाई परियोजना। और इसके अंतर्गत साधन जो आएगा वो छोटी नहरें। ठीक है? अब तीसरा हो गया वृहद सिंचाई परियोजना। इसमें है कि 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई। अगर करते हैं तो वो वृहद में आएगा परियोजना में, और इसके अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है, और इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। बहुत सारे हमारे देश में मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है इरिगेशंस का, तो वो अलग से कल के क्लास में इसका अध्ययन होगा। आज तक अपने आप को सीमित जो रखते हैं वो इस मामले में कि देखिए, जब देश हमारा आजाद हुआ था तो उस समय, आजादी के समय, सिंचाई की बहुत कम सुविधा थी।
मात्र 16% भूमि ही सिंचित थी हमारे यहाँ। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 51 से 56 के बीच बनी, जिसको हेराल्ड डेमर मॉडल के आधार पर बनाया गया था, तो उसी में सिंचाई परियोजना की नींव डाली गई और बाइफ्रिकेशंस किया गया कि हमारे यहाँ 3 प्रकार की सिंचाई परियोजना होगी, एक लघु, दूसरा मध्यम और तीसरा बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना या वृहद सिंचाई परियोजना। इसका बेस क्या था? तो बेस था कि भूमि के कितने पार्ट को हम सिंचित करेंगे। तो यदि 2000 हेक्टेयर से कम भूमि के सिंचाई के लिए कोई योजना बनाई जा रही है तो वो लघु सिंचाई परियोजना में होगा। इसके अंदर कुआं, नलकूप, ट्यूबवेल, ये सब। तो आप अभी भी देखते होंगे, उस समय भी बना था कि जगह जगह गांव में ट्यूबवेल सरकार की तरफ से लगाया गया और उसके बाद पक्का नाली बनाया गया, हर खेत में पहुंचाया गया और जगह जगह उस नाली में जो है वो खेत में पानी गिरने के लिए जो है वो जगह छोड़ दी जाती थी। ठीक है, तो वो 2000 हेक्टेयर भूमि के अंदर ये सब चीज हो सकता था। या फिर सरकार की तरफ से कुआं खुदवा दिया गया कि लोग लाठा कुड़ी से जो है वो कुआं का पानी इस्तेमाल करें। या तालाब खुदवा दिया गया कि तालाब के पानी, कोई ऐसा जगह है, भूखंड है जो गहराई में है और अगल बगल जो है वो पहाड़ है, तो बरसात का पानी आकर के उसमें स्टोर हो और गर्मी के मौसम में उसका इस्तेमाल हम सिंचाई साधनों के लिए करें। तो इस तरीके का जो लघु रूप में 2000 हेक्टेयर भूमि के अंतर्गत जो बनाई गई सिंचाई की परियोजना, उसको हम लोग लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। और मध्यम, जिसमें सीमा रखी गई 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक। तो इसमें साधन क्या किया गया कि छोटी छोटी नहरें, जो बड़ी नहरें थी उसमें से छोटा छोटा नहर निकाल करके वहां तक पहुंचा दिया गया। और जो वृहद था उसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक, जैसे एक आगे पढ़ेंगे लोग इंदिरा गांधी नहर, तो वो क्या है, वो पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है और पंजाब को कम सिंचित करती है, लेकिन सबसे ज्यादा सिंचाई उसकी होती है किसका, तो राजस्थान में। तो वृहद परियोजना है वो। तो वो सभी के सभी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आएंगे, तो उसका हम लोग आगे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये मिलाने के लिए, आपको मैच करने के लिए दे कर करके आपको बहका सकता है, तो इसलिए आज की क्लास में ही इसको कंठस्थ अपने दिमाग में कर लीजिए। अब तीसरा टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं इसमें, और वो है कि साहब सिंचाई के साधन। क्या चीज? सिंचाई के साधन। तो इसमें कुछ डेटा है और डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। अगर डेटा आप अभी से ही याद करने के अभ्यस्त हो रहे हैं तो पीटी और मेंस दोनों में बहुत काम आता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला डेटा जो है कि हमारे यहां जो सिंचित भूमि है वो कितनी है, ये सबसे पहला डेटा है। तो सिंचित भूमि में 2 बातें हैं। सबसे पहला कि 1950-51 में कितना था, मतलब आजादी के समय कितना था हमारे यहाँ सिंचित भूमि। तो आजादी के समय हमारे यहाँ जो सिंचित भूमि था वो 20,853 हेक्टेयर 20,853 हेक्टेयर था। और अभी वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय का जो डेटा हमारे पास उपलब्ध है वो 2018-19 का है। उसके बाद का डेटा नहीं, बिल्कुल नया डेटा है ये। तो ये बढ़कर कितना हुआ साहब, तो 71,554 हेक्टेयर 71,554 हेक्टेयर। तो इस डेटा को याद रखेंगे आप। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिवली काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए दूसरा जो है सिंचाई के साधन, मतलब हम लोग के यहाँ
सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? तो उसमें नहर है ना। अगर नहरों को देखें हम लोग तो नहरों से 16,429 हेक्टेयर, सॉरी 16,429 हेक्टेयर नहर से होता है। तालाब से 16,60,000 हेक्टेयर, हेक्टेयर। अब उसके बाद अगला हो गया नलकूप से, तो इससे 34,708 हेक्टेयर होता है सिंचाई। उसके बाद अगर कुआं से देखें हम लोग तो इससे 11,042 हेक्टेयर होता है। अब देखिए नहर का प्रतिशतता का योगदान, जिस समय आजादी मिली थी उस समय नहरों का सबसे बड़ा योगदान था, लेकिन अब कुल सिंचाई का 29% रह गया है। अगर तालाब का देखें तो कुल का 2.33% रह गया है। ठीक है, नलकूप और कुआं को एक ही माना जाता है सिंचाई के साधन। ठीक है, तो इसकी प्रतिशतता सबसे अधिक यानी 61% हो गई है। ठीक है, अब देखिए कि साहब जो इससे होती है तालाब से वो तमिलनाडु में ज्यादा होता है। ठीक है, इससे जो है पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा होता है। ठीक है ना, और इसमें जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश में ज्यादा होता है। अगर देखिए नहरों की बात किया जाए, इसका सॉरी नहरों का बात बोल रहे हैं, सिंचित राज्य का अगर बात किया जाए कि कौन सबसे श्रेष्ठ है, तो सिंचित राज्य में सबसे श्रेष्ठ है पंजाब। पंजाब में 98.5% भाग सिंचित है, यानी 100% आप मान लीजिए। दूसरे स्थान पे हरियाणा आता है। हरियाणा का 91% भाग जो है वो सिंचाई वहां उपलब्ध है। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है। इसका जो है वो 81% भाग, या उत्तर प्रदेश को बोलिए, यहां भी नहर बहुत है। उसके बाद बिहार का नंबर आता है। बिहार में 74.2% भाग जो है वो सिंचित है। क्लियर? तो सिंचाई के साधन में ये जितना डेटा है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस डेटा को अपने मस्तिष्क से बैठाइए। छोटे छोटे एग्जाम जो देते हैं उसमें काफी महत्वपूर्ण होता है ये। अगर आप सिविल सर्विस में सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन आपको साधन के रूप में आएगा तो उसमें ये सब डेटा अगर लिखेंगे तो आपको बहुत मार्क्स मिलेगा। ये सब का सब बिल्कुल न्यू डेटा है, इससे अधिक नया डेटा हम लोग के पास उपलब्ध नहीं है। कल के क्लास में छात्रों से हम लोग मिलेंगे तो जो ये टॉपिक छुटा हुआ है बहुउद्देशीय परियोजना, तो हम लोग कल के क्लास में सिर्फ इसका अध्ययन करेंगे कि भारत में कौन कौन सी बहुउद्देशीय
परियोजना है तो बहुत सारी है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण है जिस पर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो जितने महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना होगा उसके कल के क्लास में हम लोग पूरा सांगोपांग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।